प्यारे दोस्तों नमस्कार। आप लोगों का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं अपने सीआईबी मेड सिंपल के इस चैनल में। तो दोस्तों हमारा एक क्रम चल रहा है, हमारा एक सीरीज चल रहा है केस स्टडी का। तो उसी सीरीज में का दूसरा क्रम है जो कि मनी सप्लाई पे बेस्ड है दोस्तों। ईवीएम का जो थर्ड टॉपिक है हमारा मनी सप्लाई। तो आज मैं आप लोगों के साथ दो केस स्टडी डिस्कस करूंगा और अच्छे से समझाऊंगा आप लोगों को कि मनी सप्लाई पे बेस्ड केस स्टडी को कैसे अटेम्प्ट करना है। तो दोस्तों इससे आपका कंसेप्ट भी क्लियर होगा और आप लोग अच्छे से समझ भी पाएंगे। मनी सप्लाई का जो थ्योरेटिकल पोर्शन है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जो लोग इसके थ्योरेटिकल पोर्शन को नहीं देखे हैं तो उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि पहले एक बार थ्योरेटिकल पोर्शन को जाकर एक बार देख लें, फिर आप लोग इसे आसानी से समझ पाएंगे इसके जो हम लोग केस स्टडी करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद है आप लोगों ने इसके थ्योरेटिकल पोर्शन को जरूर देखा होगा। मेरा वीडियो लेक्चर सेपरेट बना हुआ है उस पर। आइए अब हम लोग इस केस स्टडी को डिस्कस करते हैं। देखिए क्वेश्चन में पूछा गया है, ये पहले इसका स्टेटमेंट को देखते हैं कि मेजर ऑफ मनी M0, M1, M2, M3 इंक्लूड्स करेंसी विद पब्लिक, ऑर्डर डिपॉजिट विद RBI, बैंक डिपॉजिट विद RBI, डिमांड डिपॉजिट विद द बैंकिंग सिस्टम एंड टर्म डिपॉजिट ऑफ द बैंकिंग सिस्टम। मतलब ये सभी चीज़ आते हैं। तो आउट ऑफ दिस द डिमांड डिपॉजिट और बैंकिंग सिस्टम आर इंक्लूड्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग। मतलब डिमांड डिपॉजिट किसके अंदर आता है? M0, M1, B है M1, M2, C है M2, M3, D है M1, M2, M3। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को बनाने से पहले मैंने जो माइंड मैप शेयर किया था आप लोगों के साथ, उसे आइए आप हम लोग एक बार दोबारा डिस्कस करते हैं। और इस माइंड मैप को आप लोग दिमाग में एकदम छाप के बैठा लीजिए, ताकि इस तरह का कोई भी क्वेश्चन मिले आप लोगों को तो आप लोग बिना किसी डर के आप लोग तुरंत सॉल्व कर पाए। चलिए देखते हैं दोस्तों। देखिए यहाँ पे ये वाला डायग्राम देखिए, यहाँ पे हमारा नैरो मनी है। नैरो मनी को हम लोग M1 कहते हैं और M1 के अंदर दो पार्ट है। नीचे देखिए लिखा हुआ है करेंसी विद पब्लिक और डिमांड डिपॉजिट। दोस्तों करेंसी विद पब्लिक को हम लोग M0 कहते हैं। करेंसी विद पब्लिक में ऑर्डर डिपॉजिट विद RBI भी शामिल है। तो M0 में क्या है दोस्तों? हमारा करेंसी विद पब्लिक एंड ऑर्डर डिपॉजिट विद RBI। ठीक है दोस्तों, उसमें हमने डिमांड डिपॉजिट को ऐड किया। तो डिमांड डिपॉजिट को ऐड करने के बाद हमें क्या मिला? नैरो मनी मिला। और उस नैरो मनी को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों? M1 कहते हैं। अब उस नैरो मनी में हम लोगों ने टाइम डिपॉजिट ऐड किया। ठीक है दोस्तों, तो टाइम डिपॉजिट को ऐड करने के बाद हमें मिला ब्रॉड मनी, जिसे हम लोग M3 कहते हैं। ठीक है, अब देखिए इसी M1 में हम लोग पोस्ट ऑफिस का केवल सेविंग डिपॉजिट को ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा M2। ठीक है दोस्तों, और M3 में यदि हम लोग पोस्ट ऑफिस का टोटल डिपॉजिट को ऐड करेंगे तो मिलेगा हमें M4। तो आपको ये चार्ट को ध्यान रखना है। M0, M1, M2, M3, M4 सब कुछ यहाँ चार्ट में दर्शाया गया है। बस एक माइंड में बना लीजिए इसे। अब आप देखिए सब क्वेश्चन तुरंत सॉल्व करेंगे आप। जरा क्वेश्चन को पढ़िए तो क्या था। क्वेश्चन में पूछ रहा था कि डिमांड डिपॉजिट जो है किसके किसके अंदर आता है। तो दोस्तों आप ये बताइए डिमांड डिपॉजिट जो है M0 के अंदर आएगा क्या? तो नहीं आएगा M0 के अंदर, क्योंकि M0 के अंदर तो हमारा करेंसी विद पब्लिक और अदर डिपॉजिट विद RBI आता है। तो M0 तो होगा नहीं। तो जो ऑप्शन में M0 है उसे आप लोग हटा दीजिए। तो ऑप्शन नंबर A में M0 है तो वो तो होगा नहीं। चलिए अब जरा ये बताइए दोस्तों, M1 में डिमांड डिपॉजिट आएगा क्या? तो बिल्कुल आएगा। M1 में डिमांड डिपॉजिट हमने यहाँ नीचे देख सकते हैं। तो M1 में यदि डिमांड डिपॉजिट आएगा तो क्या M2 में डिमांड डिपॉजिट आएगा? बिल्कुल आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि M2 ही M1 से बना है। तो M2 यदि M1 से बना है और M1 के अंदर डिमांड डिपॉजिट है तो ऑब्वियस सी बात है M2 के अंदर भी डिमांड डिपॉजिट है। ठीक है, M3 में आएगा क्या? बिल्कुल M3 में आएगा। तो यदि M1 में आ रहा है तो M2, M3, M4 सब में आएगा, ये ध्यान रखिएगा। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर D, M1, M2, M3। M0 को छोड़कर बाकी सब में जो है हमारा ये डिमांड डिपॉजिट इंक्लूडेड है। चलिए ये था क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 को समझते हैं। मेजर पोर्शन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स इंटरेस्ट फ्री फंड्स एंड इज द मोस्ट लिक्विड पार्ट ऑफ मनी सप्लाई। तो पूछ रहा है कि इन चारों में से कौन सा ऐसा है जिसमें इंटरेस्ट फ्री फंड है और सबसे ज़्यादा लिक्विड पार्ट है मनी सप्लाई का। लिक्विड पार्ट आप लोग समझते होंगे, हाँ, जो कि सबसे ज़्यादा जिसमें सबसे ज़्यादा लिक्विडिटी होता है दोस्तों। तो जरा ऑप्शन को देखिए M0, M1, M2, M3। तो फ्रेंड्स इंटरेस्ट फ्री फंड किस में है और मोस्ट लिक्विड कौन सा है? तो जरा देखिए दोस्तों M0 को जरा देखिए। M0 के अंदर क्या होता है? पब्लिक करेंसी विद पब्लिक, ऑर्डर डिपॉजिट विद RBI एंड बैंक डिपॉजिट विद RBI। तो ये जो पोर्शन है ना दोस्तों, करेंसी विद पब्लिक वाला या ऑर्डर डिपॉजिट विद RBI वाला या बैंक डिपॉजिट विद RBI वाला, ये सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट फ्री फंड है और सबसे लिक्विड भी है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर A, यानी कि M0।
चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। इसमें पूछा गया है द लायबिलिटीज सच एज करंट डिपॉजिट, डिमांड लायबिलिटी पोर्शन ऑफ सेविंग बैंक, मार्जिन्स हेल्ड अगेंस्ट लेटर ऑफ क्रेडिट और बैंक गारंटी, बैलेंस इन ओवरड्यू फिक्स्ड डिपॉजिट आर इंक्लूडेड इनिशियली इन विच ऑफ द फॉलोइंग। दोस्तों यहाँ वर्ड जो इनिशियली है ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसे आप लोग अंडरलाइन करेंगे। पूछा गया कि शुरू में किस में है, ठीक है। तो आइए दोस्तों समझते हैं। देखिए ये सब जो है हमारे करंट डिपॉजिट या डिमांड लायबिलिटी या मार्जिन, हमने क्या देखा था, हमने M0 में क्या देखा था कि M0 में यदि डिमांड लायबिलिटी को जोड़ देते हैं हम लोग तो हमें मिलता है M1, हमने देखा था ऐसा, ठीक है। तो ये जो हमारे लायबिलिटीज़ है करंट डिपॉजिट, डिमांड लायबिलिटी या LC का मार्जिन, तो ये सब किसका पार्ट है दोस्तों, ये सब M1 का पार्ट है। तो इनिशियली ये M1 का पार्ट है, लेकिन ब्रॉड लेवल पे ये M2 का भी पार्ट है, M3 का भी पार्ट है, M4 का भी पार्ट है, जो कि मैं आप लोगों को समझा चुका हूँ। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा M1। क्यों M1 करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि इनिशियली वर्ड लिखा हुआ है, तो इनिशियली ये M1 का पार्ट है। तो दोस्तों इस तरह से हम लोगों ने पहले केस स्टडी को अच्छे तरीके से समझ लिया, उसके एवरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट को हमने देखा। आइए अब हम लोग दूसरे केस स्टडी को देखते हैं, ठीक है, जो कि मनी सप्लाई पे ही बेस्ड है। तो फ्रेंड्स केस स्टडी 2 को देखते हैं। इसमें पूछा गया है फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन हैव बीन रिलीज्ड बाय RBI फॉर फोर्टनाइट एंडिंग जून 26 जून, मतलब 26 जून में जो फोर्टनाइट ख़त्म हुआ उससे बाद RBI ने कुछ इन्फॉर्मेशन रिलीज़ किया, वो देखिए क्या है। तो देखिए एक कॉलम है हमारा 31 मार्च का और एक कॉलम है हमारा 26 जून का, ठीक है। अब देखिए पहला रो में क्या है, करेंसी विद पब्लिक। तो करेंसी विद पब्लिक 31 मार्च को कितना था, हो सकता है ये डाटा करोड़ में हो, वो मैटर नहीं करता है हमें, ठीक है। 13,863 13,863 ऑन March 31, और 26 जून को कितना था 14,302। फिर दूसरा देखिए डिमांड डिपॉजिट विद बैंक, तो 31 मार्च को कितना था 8,907 और 26 जून को कितना है 9,134। फिर टाइम डिपॉजिट विद बैंक 31 मार्च को कितना था 82,538 और 26 जून को कितना है 84,992। और अदर डिपॉजिट विद RBI 31 मार्च को था 147 और 26 जून को है 91। तो आप देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ M0 एज ऑन March 31, यानी कि 31 मार्च को M0 का वैल्यू पूछ रहा है हमसे। तो सबसे पहले M0 होता क्या है दोस्तों, आप ये बताइए। M0 के अंदर जो पार्ट होता है वो होता है जनता के पास जो करेंसी है, यानी पब्लिक के पास जो करेंसी है, और अदर डिपॉजिट विद RBI। तो दोस्तों M0 इज इक्वल टू करेंसी विद पब्लिक प्लस अदर डिपॉजिट विद RBI। तो करेंसी विद पब्लिक कितना है 13,863, अदर डिपॉजिट विद RBI कितना है दोस्तों 147। तो 13,863 में हम लोग यदि 147 ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 14,010। तो दोस्तों 14,010 ही हमारा M0 का वैल्यू है। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ नैरो मनी एज ऑन March 31। तो दोस्तों नैरो मनी पूछा गया है 31 मार्च को। नैरो मनी क्या है, तो दोस्तों नैरो मनी के बारे में हम लोग जानते हैं। नैरो मनी होता है हमारा M1। M1 के अंदर क्या होता है दोस्तों, M1 के अंदर हमारा M0 होता है और डिमांड डिपॉजिट विद बैंक होता है। तो दोस्तों M0 तो हम लोगों ने निकाल लिया, कितना निकाला था 14,010 निकाला था। अब उसी को यूज कर लेंगे। डिमांड डिपॉजिट कितना दिया हुआ है दोस्तों 31 मार्च के लिए, डिमांड डिपॉजिट दिया हुआ है 8,907। तो उसमें हम लोग 8,907 को ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 22,917। तो M1 निकल गया हमारा 22,917। तो दोस्तों स्टेप बाय स्टेप आप देख सकते हैं कैसे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ ब्रॉड मनी ऑन March 31। तो 31 मार्च को ब्रॉड मनी कितना था ये पूछा गया है। तो दोस्तों ब्रॉड मनी के अंदर क्या क्या आता है, ब्रॉड मनी यानी कि M3 के अंदर M1 आता है, ठीक है दोस्तों, और इसमें हम लोग टाइम डिपॉजिट को ऐड कर लेंगे। तो M1 हम लोगों ने निकाल लिया है 22,917, ठीक है। और टाइम डिपॉजिट कितना है दोस्तों, टाइम डिपॉजिट जो है 31 मार्च का वो दिया हुआ है 82,538, 82,538। तो दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, इस 22,917 में से 82,538 को ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 1,05,455। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए 1,05,455। तो फ्रेंड्स इस तरह से हम लोगों ने दूसरे केस स्टडी को भी सॉल्व कर लिया। तो फ्रेंड्स ये जो केस स्टडी था इसमें हम लोगों ने 2 केस स्टडी को देखा इस सेगमेंट में, जो कि बेसिकली मनी सप्लाई एंड इन्फ्लेशन से, मनी सप्लाई से रिलेटेड था। अगला जो केस स्टडी मैं लाऊंगा वो इन्फ्लेशन से रिलेटेड होगा। तो दोस्तों आपको ये केस स्टडी का सीरीज़ कैसा लग रहा है आप लोग ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए। मैं इसका एक सेपरेट प्लेलिस्ट बना दूंगा। AVM का जितना पॉसिबल टाइप ऑफ केस स्टडी है सभी मैं करवा दूंगा आप लोगों को, ताकि एग्जाम में किसी तरह की आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो। साथ ही साथ BFM के तो हम कर ही रहे थे जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। तो फ्रेंड्स
आपकी लाइक की ज़रूरत है, इसलिए इस चैनल को और ज़्यादा लोगों के साथ और ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, ताकि वो लोग भी इससे लाभान्वित हों, उनका भी प्रिपरेशन काफ़ी आसान हो। ठीक है दोस्तों, तो इस लेसन को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे शेयर करें। धन्यवाद।